दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे घर में दीपोत्सव का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सीमा पर हमारे सेना के जवान राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तत्पर हैं। अभी कुछ समय पूर्व सेना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के नाम से एक नवीन पद सृजित किया गया और फिर उसकी नियुक्तियां की गई। CDS का पद क्या है, ये कैसे कार्य करता है, एक RAS एस्पायरेंट होने के नाते हमें इसकी गहरी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक RAS एस्पायरेंट परीक्षा के 3 प्रारूपों से गुजरता है, जो प्री, मेंस और इंटरव्यू है। इन तीनों ही स्टेजेस पर CDS के पद के संबंध में प्रश्न पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना है। साथ ही साथ इस पद को एनालिटिकली समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि CDS का जो पद है वो क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आया, इसकी भूमिका क्या हो सकती है, इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, हाल ही में CDS की पद की नियुक्ति के संबंध में कुछ संशोधन किए गए, वो संशोधन क्या है, CDS के पद आने से लाभ क्या क्या है, CDS के पद के समक्ष आगे की संभावनाएं यानी कि भविष्य के द्वार क्या क्या है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, और अंत में एक निष्कर्ष जिसमें इस पद की उपयोगिता या अनुपयोगिता या ठीक हुआ गलत हुआ के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं CDS के पद को। CDS का पद क्या है? CDS तीनों सशस्त्र सैन्य बलों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी चेयरपर्सन होता है और यह केंद्र सरकार के लिए सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के रूप में काम करता है। CDS का पद अस्तित्व में कैसे आया? सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में एक सिफारिश दी कि एक ऐसा पद सृजित किया जाना चाहिए जो तीनों सैन्य बलों के ऊपर कुछ हो, जिससे तीनों सेनाओं में समन्वय हो, जल, थल और वायु सेनाएं जॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकें और एक बेहतर आउटकम हमें मिल सके। हालांकि इस रिव्यू कमेटी द्वारा दी गई इस सिफारिश को तब माना नहीं गया। 2012 में चंद्रशेखर टास्क फोर्स और 2016 में शेकेतकर समिति ने भी समान प्रकार की सिफारिशें दी। अंततः दिसंबर 2019 में CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से एक पद सृजित किया गया और जनवरी इसमें CDS के प्रथम बार नियुक्ति की गई, जिस पर श्री बिपिन रावत को नियुक्त किया गया। बिपिन रावत कुछ समय पूर्व हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका अवसान हो गया और उसके बाद हाल ही में श्री अनिल चौहान को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। आइए CDS के पद की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रोल इसके हो सकते हैं। निश्चित रूप से CDS का पद तीनों सेनाओं के मध्य में समन्वय का कार्य करेगा। जब तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, समन्वय के साथ काम करेंगी, तो हर बार एक अच्छे आउटपुट की संभावना रहेगी, अच्छे जॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का यह स्थायी चेयरपर्सन होता है। CDS का पद पूंजी निवेश में प्राथमिकताएं भी निर्धारित करेगा, यानी कि सरकार के द्वारा कोई बजट एलोकेट किया जाता है तो उस बजट का सेना के किस हिस्से के लिए उपयोग में लिया जाना है। अब तक सरकार को बजट एलोकेशन के समय स्वयं ये ध्यान रखना होता था कि अगर कोई बजट एलोकेट किया जा रहा है तो वो बजट किस सेना के किस हिस्से पर खर्च किया जाएगा। यहाँ पर बजट एलोकेशन के बाद CDS के साथ मिलकर यह निर्धारित किया जाएगा। CDS सरकार को परामर्श देगा कि बजट एलोकेशन इस प्रकार से किया जाए, इस सेना के इस हिस्से को अधिक बजट की आवश्यकता है, यहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति की आवश्यकता है। ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर परामर्श जब CDS देगा तो सरकार एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सैन्य मामलात विभाग का भी CDS मुखिया होगा, जिससे निर्णय और बेहतर तरीके से लिए जा सकेंगे। रक्षा मंत्री को परामर्श देने का कार्य भी CDS के द्वारा किया जाएगा। CDS युद्ध क्षमता में वृद्धि के लिए सलाह भी दे सकता है, सुधार भी कर सकता है और आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। देखते हैं कि CDS के पद में नियुक्ति को लेकर हाल ही में क्या परिवर्तन हुए। पहले CDS की नियुक्ति के लिए 4 स्टार जनरल रैंक के जो ऑफिसर हैं वही नियुक्त किए जा सकते थे और 62 ईयर्स इनकी एज होती थी। 62 ईयर्स रिटायरमेंट के बाद भी नियुक्त किए जा सकते थे, लेकिन 3 वर्ष अथवा 62 ईयर्स से अधिक वो उस पद पर काबिज नहीं रह सकते थे।
लेकिन वर्तमान में परिवर्तन करते हुए सीडीएस 3 स्टार या 4 स्टार जनरल रैंक के व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो आयु है सीडीएस के पद पर रहने की, वो बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इससे एक सीडीएस नियुक्त किए जाने के बाद थोड़ा लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे सकेगा, जिससे और बेहतर आउटपुट आने की संभावना रहेगी। सीडीएस के पद आने से लाभ क्या क्या हुए? सीडीएस का पद आने से तीनों सेनाओं में एक बेहतर तालमेल बना है। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स और बेहतर हुए हैं, सप्लाई चेन बेहतर हुई है, पूंजी का जो निवेश है वो निवेश विधिवत तरीके से होने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है, ताकि वहाँ खर्च किया जा सके जहाँ वास्तव में खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स में 270 लॉजिस्टिक्स अभी खत्म किए गए हैं सीडीएस के आने के बाद। इससे एक्सचेकर जो है, कोष जो है, उस पर भार कम हुआ है। इससे टिथ टू टेल रेशो में वृद्धि होगी। टिथ टू टेल रेशो क्या होता है कि जैसे जो सैनिक सीमा पर लड़ रहा है सामने एक फ्रंट वॉरियर के रूप में, वो टिथ कहलाता है। उसके पीछे जो सपोर्ट मैकेनिज्म में जो सैनिक होते हैं उनको टेल कहा जाता है। तो सेना में एक्सचेकर पर जब, राजकोष पर जब बर्डन कम होगा तो सैनिकों की और भर्ती की जा सकेगी और इस रेशो में वृद्धि होगी, जिससे सेना और सशक्त हो सकेगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का मुखिया होने के नाते एक ये भी क्लैरिटी रहेगी कि किस प्रकार से वो सरकार को परामर्श दे और सरकार के निर्देशों का या उसके द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का कहीं न कहीं नीचे आसानी से पालन हो सके। एक चीज इसमें यह भी क्लियर है कि जिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, वो यूनिटी ऑफ कमांड भी कहीं ना कहीं यहां पर साकार होता नजर आता है। ये सरकार के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है, तो सरकार को तीनों सेनाध्यक्षों से बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जब सलाह देंगे तो ये समन्वय करेंगे तीनों सेनाध्यक्षों से और उसके बाद सरकार को सलाह देंगे। तो सरकार के लिए उस सलाह को मानना, उस पर विचार करना और अधिक आसान हो जाएगा, जिससे क्विक एक्शंस क्रिएट किए जा सकेंगे, बहुत जल्दी जल्दी एक्शंस लिए जा सकेंगे। तो सेना के सशक्तिकरण में ये हमें लाभ सीडीएस के पद से प्राप्त होंगे। आधुनिक और मॉडर्नाइज वे में ट्रेनिंग्स दी जा सकेंगी। तीनों सेनाओं को समेकित रूप से ट्रेनिंग दी जा सकेगी। तीनों सेनाओं में नियम विनियम भर्तियों के संदर्भ में भी बनाए जा सकेंगे, जिससे उनकी पालना करना आसान हो जाएगा। ट्राई सर्विस जॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। प्लानिंग करना एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण भाग होता है उसका एग्जीक्यूशन। तो सीडीएस के आने से प्लानिंग पे तो फोकस होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक बेहतर एग्जीक्यूशन भी संभव हो सकेगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस सीडीएस को फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो तीनों सेनाओं में आपसी समन्वय बनाना अपने आप में एक टफ टास्क है, क्योंकि तीनों सेनाध्यक्ष बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनमें एक बहुत गहरी समझ होती है। तो इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करना, इन तीनों को इस प्रकार से निर्देश प्रदान करना कि वो सहर्ष उनको स्वीकार कर सकें और उन्हें वो निर्णय लॉजिकल लगे। तो हर निर्णय के पीछे एक बहुत गहरी एक्सरसाइज होना, पूरी तरह से वो निर्णय तार्किक होना बहुत आवश्यक होगा, तभी उसका एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से हो सकेगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत के पास केवल एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जो कि अंडमान निकोबार है। उसके अतिरिक्त ऐसा प्लान किया जा रहा है कि उत्तरी थिएटर कमांड, दक्षिणी थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड और पश्चिमी थिएटर कमांड भी क्रिएट किए जाएं, और उन थिएटर कमांड्स को बनाने के बाद उन कमांड्स के आधार पर एग्जीक्यूशन करना, प्लानिंग करना, वो भी एक टफ टास्क सीडीएस के लिए रहने वाला है। अभी भारत 2 फ्रंट थ्रेट से गुजर रहा है। पूर्वी या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चाइना वहां पर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, और पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में भूमिका निभाता है। सीज फायर के बार बार उल्लंघन होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करना इन तीनों सेनाओं के समन्वय के माध्यम से ये एक मुश्किल कार्य रहेगा। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट जनरेशन जो वॉर सामने आ रहे हैं, सूचनाओं के वॉर, साइबर वॉर, इन पर कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सीडीएस के समक्ष उपस्थित रहेगा। वित्त और विदेश मंत्रालय से भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सीडीएस को रखना होगा। उसका कारण है कि वित्त विभाग वो विभाग है जो बजट एलोकेशन से संबंधित काम करता है, और विदेश नीति एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। उसी के आधार पे कई पॉलिसीज तय होती हैं।
तो इन दोनों विभागों से समन्वय भी सीडीएस आसानी से रख सकते हैं और अगर वो रखेंगे तो एक बेहतर आउटपुट आने की संभावना बनेगी। भारत में हथियारों के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि भारत में हथियारों के निर्माण होने लगते हैं तो भारत कहीं ना कहीं सैन्य मामलों में और ज़्यादा सशक्त होगा और मेक इन इंडिया की जो परिकल्पना है वो इस मामले में भी साकार होती नजर आएगी। आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान में सीडीएस का पद नया नया है, ये एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। तो जो पद ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा होता है उसके संबंध में उसको स्वीकार करने के बारे में भी थोड़ा सा समय लगता है। सीडीएस को निरंतर अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी, लगातार इस प्रकार से कार्य करना होगा कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके। यदि आधुनिकीकरण और समेकित जॉइंट ऑपरेशंस के माध्यम से लगातार सीडीएस अपने पद को प्रभाव में बनाए रखते हैं, उनके द्वारा बेहतर निर्णय लगातार सेना के संदर्भ में लिए जाते हैं और भारत के थ्रेट्स इनके पद के आने से अगर कम होते हैं तो निश्चित रूप से ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सीडीएस के द्वारा लिए गए फैसलों के माध्यम से या किए जा रहे कार्यों के माध्यम से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सीडीएस का पद सेना के संदर्भ में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला पद है।